जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 1 विकास है। और ये पार्ट 5वां है। ये भी और इससे पहले 4 वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसका लिंक मैं ये 6वां अध्याय पार्ट है। और इसका 5 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर का भी करवा चुका हूँ। पूरा बुक का रीडिंग करवा चुका हूँ। अब अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी इसको समझने में, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो देख कर आएंगे तो आपको समझने में आसान लगेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे उसके आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि हमारे वीडियो को कैसा हो। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बताएं, जो मुझसे कमी रह जाएगी उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम अध्याय को, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जैसा कि ये अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 अंक वाले आप देखिए। प्रश्न पहला है, देश की प्रति व्यक्ति आय या उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। अब आप देख सकते हैं किस तरह निकाली जाती है। आपको उसमें बताया गया था। अगर आप नहीं देखें तो कठिनाई पड़ सकती है। इसमें आप चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत भी नहीं पड़ेगा। व्यक्ति की कुल आय, ये नहीं, ये अब देख सकते हैं, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित किया जाता है। माने कुल आय को, भारत देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके आय को निकाला जाता है। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है और राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा को अब देखिए आप, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ की जलवायु स्थितियाँ अच्छी हैं, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। आप देखिए वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है, आप देखेंगे केरल का। और वहाँ पढ़ने लिखने के लिए बच्चे भी अधिक, निवल उपस्थिति दर भी ज़्यादा है। इसलिए कि आप देखिए तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा इसका सही है। जैसे यहाँ मूल और स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का पूर्वाधार अधिक है, केरल में अधिक बच्चे स्कूल जाते हुए पाएँ। अब आप देखेंगे शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। देखिए ये तो आपको साक्षरता दर का डिफिनेशन हल्का सा लग रहा है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। हाँ, ये आप देखिए, ये सही है। आपको पार्ट 3 में इसका वीडियो आप देखते तो बढ़िया से समझ में आता। स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, ये तो निम्न उपस्थिति का दिखा रहा है। 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। और फिर आप देखेंगे इसका दूसरा सही है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। अब फिर आप देखेंगे तीसरा, चौथा क्वेश्चन नंबर होगा, तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अब आप देखेंगे केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब दिया हुआ है। तो आप देखिए उस ऊपर बताया गया हुआ था कि केरल शिशु मृत्यु दर में भी आगे है, और पढ़ने में बच्चे भी वहाँ आगे हैं। तो आप देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर पूछा भी गया है, तो शिशु मृत्यु दर केरल का आगे है। आप देख सकते हैं नीचे, जैसे ये केरल का आ गया। पंजाब का तो केरल से ज़्यादा था 2004 में राष्ट्रीय आय। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका मानव सूचकांक भारत से अधिक है। आप जैसे कि उसमें एक तालिका दिया हुआ गया होता बुक में, आप देखेंगे तो उसमें श्रीलंका सबसे आगे था। भारत 2017 के अनुसार 150 नंबर पर था,
और 76 नंबर पे श्रीलंका था। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, हिंसक प्रदर्शन और आतंकवाद। अब देखिए इसका दूसरा है लोक शक्ति थोड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप शक्तिमान थोड़ी नहीं बनना चाहेंगे। लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा, हिंसक प्रदर्शन के द्वारा थोड़ी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आतंकवाद के द्वारा थोड़ी नहीं। आतंकवाद तो वो तो देश की रक्षा थोड़ी नहीं करना सोचेगा, वो तो सोचेगा कि दूसरे का खराब ही जाए। फिर आप देखेंगे इसका दूसरा सही है। और जीडीपी का क्या अर्थ है, आपने वहाँ पढ़ा होगा, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का, इसमें दिया होगा। हाँ, सकल डेयरी उत्पाद ये तो हो नहीं सकता। और सकल घरेलू उत्पाद, हाँ दूसरा सही है। और बड़ी विकास परियोजना ये भी नहीं है, बड़े घरेलू उत्पाद नहीं है, इसमें तो झूठे कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। 8वां है, देशों की विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संसाधन, ना संख्या, औसत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना संख्या तो पता नहीं क्या है भैया, और संसाधन तो आप जानते हैं, जैसे कि ये आपको संसाधन चैप्टर भी आपके क्लास में है, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। और औसत आय आपका दिया हुआ तीसरा देश, ये तो देश की भी तुलना करने में औसत के अधिक औसत आय की भी जरूरत लगती है। फिर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 9, किसी देश की राष्ट्रीय आय को कुल संख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? देखिए ऊपर आपको दिया हुआ था कि प्रति व्यक्ति आय बता दीजिए, और नीचे दिया हुआ है किसी देश की कुल संख्या में से भाग देने पर निम्नलिखित क्या प्राप्त होते हैं। देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय होगा इसका, सकल घरेलू उत्पाद थोड़ी नहीं है। तो आपको वो तो पूरा डाटा रखता है कि कितना प्रथम क्षेत्र में पाया गया, कितना सकल घरेलू उत्पाद। फिर मानव विकास सूचांक, ऊपर में से कोई नहीं, प्रति व्यक्ति आय आपका होगा। फिर आप प्रश्न 10वें को देखेंगे, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों को स्वास्थ्य स्तर, इनमें से कोई नहीं। ये वाला नीचे वाला वैसे बढ़ाने के लिए दे देते हैं लगता है। प्रति व्यक्ति आय इसका देख लीजिए आप पहले, अधिकतर इस चैप्टर में अधिकतर प्रति व्यक्ति आय का ही उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचांक वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक मानव विकास सूचांक वाला राज्य केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखेंगे अब इसमें सबसे आगे तो अब केरल है ही है, और पंजाब सेकंड नंबर पे होगा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल दूसरे। फिर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 12वें को, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय का, आपको गैर नवीकरणीय का उदाहरण आपको पार्ट 1 में ही मिल जाएगा। गैर नवीकरणीय संसाधन को वह संसाधन जो नवीकरणीय के लिए यूज किया जा सकता, माने दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो दोबारा माने रीयूज नहीं किया जा सकता है। जैसे अब देख सकते हैं जल वन तो ये है, ये नहीं है। जल को आप तो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा बहुत। खनिज तेल, वायु ऊर्जा, अब देखिए वायु ऊर्जा को तो आप तो प्राप्त कर सकते हैं, ये तो हमेशा रहती है। खनिज तेल ख़त्म हो जाती है एक बार यूज करने के बाद, मोटरसाइकिल में चढ़ने के बाद धुआं बनकर निकल जाता है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर,
लोगों के स्वास्थ्य स्तर, उपरोक्त सभी। हाँ, तीनों आप देखेंगे तो तीनों रहता है, क्योंकि आप डाटा दिया हुआ था जो श्रीलंका और बांग्लादेश का डाटा था और पाकिस्तान का डाटा था। आप देखेंगे ऊपर पार्ट पार्ट 5 में होगा, तो उसमें दिया रहता है। फिर आप देखेंगे 1 अंक वाले प्रश्न। अब आप देखेंगे छोटे प्रश्न से कहते हैं एक अन्य। पहला प्रश्न है, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं की बेहतर व्यवस्था है। चाहे जहाँ भी स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था अच्छे बेहतर रहेगी, वहाँ का शिशु मृत्यु दर कम हो ही जाएगा अपने आप। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना सही करना सही है? नहीं, ये तो सही बात है कि नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। जैसे कि एक ऊपर उदाहरण दिया हुआ था, एक में 5 व्यक्ति थे, जो 4 तो 500 कमाता था, एक 48,000 कमाता था, दोनों मिलाकर 5 का औसतन 50,000 हुआ था। लेकिन दूसरे में था कि 9,000 कोई कमाया, कोई 10,000 कमाया क्या, और कोई 12,000 कमाया, ऐसा था। इसलिए तो दूसरे पहले वाले में देखिए आप दिखाया गया था कि एक कुछ गरीब भी हैं और उससे भी कम गरीब। फिर आप तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत है। जैसे कि हमारे देश में अब तो घट गया है, 59 साल तक हो गया, नहीं तो पहले 68 साल तक था, 65 साल तक था, आप तो 65 साल तक नौकरी कर सकते। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का होता है ग्रॉस, जिसे आप देख किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का तो फुल फॉर्म ही होता है सकल घरेलू उत्पाद। भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचांक किस राज्य का है? आप देखेंगे विकास सूचांक केरल का भी है, और उसमें वो स्वस्थ में भी आगे है, शिशु मृत्यु दर में भी आगे है। मानव विकास सूचांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूर्ण विस्तार भी आ सकता है आपको, इसका पूर्ण विस्तार आपको होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेशन। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। जिससे आप सबके, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे या शहरी क्षेत्र से होंगे, तो आपके उधर राशन का एक दुकान होगा। अब तो चाहे जिस दुकान पे भी निकाल सकते हैं कोरोना के समय में, जहाँ पे आप जाकर आप अपना अंगूठा लगा कर निकाल सकते हैं। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? वही सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। जन माने जनता, वैसे आप सोच सकते हैं कि वह सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, उसे जन सुविधाएं कहते हैं। आप साफ लिख सकते हैं। फिर आपका नवा, आणविकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? आणविकरणीय खत्म हो जाएंगे और उसका उचित उपयोग जरूरत है, क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये तो सही बात है, जैसे जल, और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये अगर प्राप्त भी होंगे तो हजारों साल लग जाएगा, तब तक हमारे क्या नहीं कितने बच्चे मर जाएंगे। अब आप देखेंगे लघु दीर्घ प्रश्न, 3 से 5 अंक वाले संभावित प्रश्न। प्रश्न पहला, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी ये परस्पर विरोधी हो सकते हैं, इस कथन से स्पष्ट करो। अब आप चलो देखो, अभी आपको दूसरा उदाहरण बता भी दूंगा, लेकिन देखें। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
और कई बार इनकी प्रवृत्ति परस्पर विपरीत हो सकती है। एक एक के लिए विकास तो का लक्ष्य है, दूसरे के लिए विनाश का कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों का विस्थापन का कारण हो सकता है। जैसे बांध बनाने के लिए उद्योगपति चाहेगा कि वो बड़ा से बड़ा बांध हो ताकि उसे लाइट भी मिले, बढ़िया से विद्युत उसे मिले। और वहाँ के जो आदमी होंगे वो सोचेंगे कि ये ज़्यादा बड़ा बांध ना बनाया जाए ताकि उनके खेत भी बच जाए, उनके रहने की भी जगह बच जाए। और बहुत से तो नदी के किनारे रहते हैं बेचारे, उनका तो घर ही नाश हो जाता है। एक विकासशील और एक विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होती है? विकसित देश के बारे में आप देखिए, नई तकनीक व विकसित उद्योग। दूसरा, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च। विकासशील देश के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर निम्न, माने आपको निम्न में पड़ जाएगा। जैसे अभी भारत का वो औसत दर कम है, 1820 है इस समय आय, राष्ट्रीय आय का डॉलर में प्रतिवर्ष का। तीसरा अब आपका प्रश्न है, आय के अतिरिक्त कौन से कारक है जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा और समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है। हाँ, क्योंकि अब आप तो ये सोचेंगे कि आपको सीखने का भी अवसर मिले। किताब में था कि जहाँ पर आपको नौकरी मिले वहाँ पर आपको सीखने का अवसर मिले। बहुत से लोग तो छोटी नौकरी करते रहते हैं और आईएएस का भी तैयारी करते रहते हैं ताकि वो सीखने का अवसर भी पाएँ। और आप तो वहीं पर नौकरी करना चाहेंगे, सरकारी में पाएंगे, ताकि कम भीड़ लगे और अधिक से अधिक आपको टाइम मिले ताकि और आगे आप जा सकें। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। आप पढ़े लिखे रहेंगे तो क्यों नहीं प्राप्त होगी? रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वस्थ पर्यावरण यदि प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। क्यों नहीं? अगर अधिक से अधिक अब तो कुछ बच्चे निकलेंगे जो यहीं अभी से बन के जो भारत में सौर ऊर्जा के लिए और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि सस्ता से सस्ता लगे और अधिक से अधिक हमें विद्युत मिल भी जाए, ताकि जो डैम में घरों को नुकसान होता है वो सौर ऊर्जा से करंट पाकर कुछ उद्योगपतियों का फायदा हो जाए। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, निम्न उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर। अब आप शिशु मृत्यु दर को देखेंगे। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। अब आप निम्न उपस्थिति को देखेंगे। निम्न उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, माने कि जो बच्चे 6 से 10 वर्ष के बीच में पढ़ने जाते हैं और देश में जितने बच्चे हैं 6 से 10 वर्ष के, उनका प्रतिशत को निकालने पर जो होता है तो शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, निम्न उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। सॉरी, शिशु मृत्यु दर तो उससे कहा गया। ऊपर आप देखिए, किसी देश, अच्छा साक्षरता दर के बारे में बता रहा है। तीसरा, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों का अनुपात को कहा जाता है। जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का अनुपात को साक्षरता दर में कहा जाता है। अधिकांश या प्रतिशत में दर्शाया जाता है। आपको अधिक से अधिक प्रतिशत नहीं मिलेगा, परंतु कभी कभी इसे
प्राप्ति कोटि हर 1000 पर भी दिखाया जाता है, 1000 में भी दिखाया जाता है, जैसे कहा कहीं पर। विकास की धारणीयता से क्या मतलब है? जल के उदाहरण की मदद से समझाएं। देश में विश्व का विकास होता है, देश या विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रही। भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, सही बात है। यही नवीकरणीय योग्य संसाधन है और इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ियों को भी उपयोग कर सकें। जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए। एक विकासशील देश का विकसित के देश के साथ तुलना करने के लिए आधारभूत मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, मानव विकास सूचांक। मानव विकास सूचांक में आपका शिशु मृत्यु दर हो गया और साक्षरता दर हो गया, स्वास्थ्य दर हो गया आपका। और फिर अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। जन सुविधाओं का अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में जन सुविधाएं के नाम लिखिए। अब देखिए, अब सार्वजनिक सुविधाएं, पहला, ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा प्रदान करती हैं। पहला आप देखेंगे, जीवन विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रमण, बीमारियों से बचाव। अब तो तमाम से ऑनलाइन निबंध भी लिखाया जाता है प्रदूषण मुक्त पर। विकास क्या होता है? विकास के दो पहलू क्या हैं? विकास जीवन में प्रगति व सुधार को बतलाता है। विकास के पहलू आप देखेंगे, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं सही। एक के लिए विकास है परंतु दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। उदाहरण, उद्योगपति बिजली पाने के लिए, देखिए फिर आगे उदाहरण, उद्योगपति पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं परंतु किसानों को मकान व खेती की जमीन में जलमग्न हो सकती है। किसान थोड़ी नहीं चाहेगा कि हमारा मकान और खेती हो जाए। प्रश्न 10वां आप देखेंगे, मध्य पूर्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता है? अब आप अभी देखेंगे, ये विकसित देश नहीं है कहा जा सकता है, इनका विकास प्रदर्शन निम्न स्तर है। देखिए अभी एक पॉइंट दिया है, अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा है, पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है। तीसरा आप देखेंगे, एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होना। चौथा, साक्षरता दर निम्न होता है। लोगों के बीच असमानताएं। स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं। और आप कह सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसके दो लाभ का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक, जैसे राशन आपके यहाँ जो मिलता है उसको कहते हैं अधिकतर राशन वितरण की एक प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। अब तो इस समय तो 2-3 रुपया किलो हो गया था, लॉकडाउन में तो फ्री भी हो गया था। लाभ, गरीब को कम मूल्य पर राशन देना, ये तो सही है। गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को सुधारना, ये भी सही है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। यह
ज्ञान और दक्षता देता है, रोजगार उत्पन्न करता है, आधुनिक तकनीकी को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है, नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता का विकास, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा बीमारी के प्रति जागरूक करना तथा नियंत्रण करना। देखेंगे यह ज्ञान और दक्षता को बढ़ाता है, रोजगार उत्पन्न करता है, आधुनिक तकनीकी को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है, नए उद्योग को स्थापित करने की क्षमता का विकास करता है, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान तथा बीमारियों की प्रगति जागरूक करना तथा नियंत्रण करना भी सिखाता है। आप तो चाहें तो हम थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, लेकिन आप चाहें तो वीडियो को स्पीड में बढ़ाकर भी सुन सकते हैं ताकि आपको टाइम कम लगे। ये वीडियो लंबा तो हो ही जाता है क्योंकि 10th में बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। आप देखेंगे कि एक चैप्टर 10-10 पेज, 15-15 पेज का है। प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। देश के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए दो मापदंड, मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय (HDI), शैक्षिक स्तर सूचकांक, स्वास्थ्य स्थिति सूचकांक तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत है। प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय है जो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। सार्वजनिक सुविधाओं की किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। अब उजागर करने का अर्थ आया है कि आप उसे बताइए बढ़िया। यह लोगों की वस्तुओं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। और फिर दूसरा है राष्ट्रीय भावना का विकास। फिर आप तीसरा देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। चौथा है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराना आसान है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे आप, विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। विशेषताएं, विकास लक्ष्यों का मिश्रण है। सुरक्षता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा सही है। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न, परस्पर विरोधी हो सकती हैं। आप देखेंगे ऊपर एक चार्ट दिया हुआ था, पंजाब के किसान के बारे में दिया हुआ था, ग्रामीण भूस्वामी महिला के बारे में दिया था और अधिक से अधिक और दिया था। आप देखेंगे चार्ट को तो आप बुक में भी देख सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, काहे नहीं। एक आप पंजाब की देखे थे आप उदाहरण में, पंजाब वाले कि पंजाब के किसान चाहते हैं कि उनके बच्चे विदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उपज कमा कर वो विदेश में अपने बच्चों को भेज सकें वहाँ रहने के लिए, वो इत्यादि। और यहीं पर ये अध्याय ख़त्म होता है। जैसा कि ये अब इस चैप्टर इस अध्याय का आखिरी पार्ट था। जहाँ तक और ना होगा तो अगर हमें मिलेगा तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF भी पा सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं डाल चुका हूँ। और आपको साइंस का भी आपको मिल जाएगा PDF। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जैसा लगे, आपको मन करेगा तो आप सब्सक्राइब करिए और चैनल को आप इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए, आपको भी फ़ायदा हो जाए। और आप कमेंट में और बताइए कि मेरा प्रयास कैसा रहा। ये तो मेरा भी पहला प्रयास है। आप लोग अगर साथ देते रहेंगे तो हम और आगे तक वीडियो बनाते रहेंगे। और थैंक यू वॉचिंग के लिए।